हम न्यूज़ इलेक्शन रूम में फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। चूँकि इंतखाबात की गहमा गहमी पाकिस्तान के अंदर भरपूर तरीके से शुरू हो चुकी है। सियासी जमातें अपना अपना मंशूर पेश कर रही हैं। हर सियासी जमात अपना अपना प्रोग्राम दे रही है कि मुल्क को किस तरह से बेहतर करना है, आवाम की खुशहाली के लिए उनके पास क्या प्रोग्राम है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम चीज़ जो है, जो आवाम बराह रास्त फेस करते हैं, वो है महंगाई की, वो है मुल्क की मईशत की। और सबसे पहले आज हमारी जो ट्रांसमिशन है उसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक आज हम टेकअप कर रहे हैं कि मईशत जो है क्या बेहतर हो सकेगी, किस पोलिटिकल पार्टी के पास बेहतर प्रोग्राम है, बेहतर टीम है पाकिस्तान के मुआशी मसाइल से मुल्क को निकालने के लिए, पाकिस्तानी अवाम को निकालने के लिए। तो हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया है मिफ्ता इस्माइल साहब ने, साबिक वज़ीर ख़जाना। सर बहुत शुक्रिया आपने ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो सर ज़रा हम कुछ स्टैट्स अवाम के सामने रखते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम बात कर लें महंगाई की, तो उसमें आवाम ने, जब हम पिछले 16 महीने की अगर हम सिर्फ बात कर लेते हैं कि कहाँ से पीडीएम की गवर्नमेंट ने महंगाई ली थी और कहाँ छोड़ी, मैं इसमें आपको मुरूद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा कि आप उसमें थे या नहीं थे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि आपने एनालिसिस अपना देना है। हम हालात आपके सामने रखते हैं, सिचुएशन थी क्या आवाम के सामने भी रखते हैं कि अप्रैल 2022 में जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हुआ था, उस वक्त चीनी जो है वो 58 रुपये थी, आटा 58 और प्याज 40 रुपये किलो था। और उसके बाद जब पीडीएम की हुकूमत जो है वो ख़त्म हुई तो उसमें मैं आपको बता दूं कि वहाँ वो कहाँ तक लेके गए। टमाटर 86 रुपये किलो थे, जो 2.5 किलो का घी का डब्बा था वो 1137 रुपये का था, मसूर की दाल 214 रुपये किलो थी, चिकन ब्रायलर जो है वो 287 रुपये किलो था। फिर जब जुलाई में 2023 में पीडीएम की हुकूमत की खात्मे की तरफ हम जा रहे थे तो उस वक्त चीनी 140 रुपये की हो गई, आटा 140 का हो गया, प्याज 59 रुपये का हो गया, टमाटर 91 रुपये का, वही घी 2.5 किलो वाला 1467 रुपये का हो गया, मसूर की दाल 275 की और चिकन ब्रायलर 429 रुपये का हो गया। फिर आजकल अगर हम इन्हीं चीज़ों की मौजूदा निगरान हुकूमत के दौरान कीमतें देखें तो चीनी जो है वो 160 पे है, आटा 150 पे है, प्याज 192, टमाटर 132, मसूर की दाल 280 और चिकन ब्रायलर 580 रुपये। ये बहुत बुनियादी जो ज़रूरत की चीज़ें उनकी हम बात कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो 10 अप्रैल 2022 को 150 रुपये फी लीटर था पेट्रोल। 10 अगस्त 2023 को जब पीडीएम की गवर्नमेंट जा रही थी उस वक्त 273 रुपये पे था और आज निगरान हुकूमत के दौरान जनवरी 2024 में पेट्रोल 267 रुपये 34 पैसे का है, यानी कम हुआ है। और महंगाई की शरह अगर हम देखें तो पीटीआई की हुकूमत के खाते पर 12.7 थी, पीडीएम के 1.5 साल हुकूमत के अख्ताम पर 38% पे थी। अप्रैल 2023 को ख़त्म होने वाले हफ्ते में महंगाई 47.23% तक गई है, गैर मामूली सतह पर गई और 2 रोज़ पहले तक महंगाई जो है 44.16% पर मौजूद है। डॉलर की कीमत जो है वो 10 अप्रैल 2022 को 184 रुपये थी, फिर 10 अगस्त 2023 को 287 रुपये पे थी और आज जो है वो 280 रुपये पर है, यानी कि थोड़ी सी कम हुई है पीडीएम की गवर्नमेंट के बाद। बैरूनी कर्जात मार्च 2022 में 43,000 अरब रुपये थे, फिर दिसंबर 2023 में 78,000 अरब पे चले गए और इसमें यानी कि इजाफा पीडीएम की गवर्नमेंट में ठीक ठाक हुआ है। और बाकी ज़र बाला के ज़खायर की बात भी होगी, बाकी चीज़ें होगी। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ओवरऑल अगर हम देखें मईशत को तो इस वक्त जब हम देख रहे हैं कि पिछले 3 हुकूमतें जो हैं पीपल्स पार्टी की, तहरीक इंसाफ की, नून लीग की और फिर पीडीएम की गवर्नमेंट जिसमें सारे ही शरीक थे, आप क्या समझते हैं कि अब आइंदा जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए चैलेंज किस तरह के होंगे? ये जो 3 हुकूमतें मुसलसल रही हैं ये कहाँ मईशत को किस नहज पर छोड़ के गई हैं और किस पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम आपको मईशत की बेहतरी के लिए और टीम आपको ज़्यादा बेहतर नजर आती है? जी शुक्रिया। और अच्छा, आपने एक बड़ा अच्छा इब्तदाइये के अंदर एक जामे पेश किया है मंजरनामा पाकिस्तान की मईशत का। जो सबसे बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में आज वो सिर्फ महंगाई है और इसको अबूर करना, महंगाई को कंट्रोल करना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत की, अगली आने वाली हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आज पाकिस्तान में 9 करोड़ से ज़्यादा लोग ख़त गुरबत के नीचे हैं, जो कि तकरीबन 39% पाकिस्तानियों का प्रपोर्शन है और इतनी गुरबत जो है वो यहाँ से 20 साल से मेरे ख़्याल से इतना हाई प्रपोर्शन नहीं था। तो ये एक बहुत ज़्यादा कंसर्निंग बात है। तो जब तक हुकूमत महंगाई कम नहीं करेगी, ये लोग जो ख़त गुरबत के नीचे हैं इसमें इजाफा होगा, कमी नहीं आएगी। तो सबसे पहले इनको महंगाई कम करनी चाहिए। जहाँ तक माशी सूरत हाल की बात है तो इस साल के पिछले साल के पहले 6 जनवरी से जून तक जो थे वो बहुत बुरे थे। फरवरी, मार्च, अप्रैल में इन 4 महीनों में 35% से ज़्यादा महंगाई थी ईयर ऑन ईयर। लेकिन जून में जब शहबाज शरीफ साहब ने पेरिस में IMF से वो कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, तो उसके बाद से मईशत संभलना शुरू हुई है। स्टॉक एक्सचेंज में भी बढ़ोतरी आई है। पाकिस्तान के जो बॉन्ड दुनिया भर में बिकते हैं जो कि 50% पे आ गए थे, आज वो 100% पे वापस आ गए हैं। और इन्फ्लेशन जो है गो के ज़्यादा है
लेकिन दिसंबर में इन्फ्लेशन जो था वो नवंबर के मुकाबले में सिर्फ 0.8% ज़्यादा था, और इसमें भी अशिया खुर्द-व-नोश की खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में कमी आई थी, लेकिन गैस और बिजली की जो कीमतें बढ़ाई गई हैं केयर टेकर हुकूमत में, उसकी वजह से अभी तक वो इन्फ्लेशन चल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फरवरी मार्च से आप देखेंगे कि शरह महंगाई में भी कमी आएगी, उसके बाद शरह सूद में भी कमी आएगी, और फिर सेकंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर अगर हम IMF का प्रोग्राम बखूबी कर लेते हैं, शुरू कर लेते हैं खुद उसलूबी के साथ, उनको कोई आंखें नहीं दिखाते, तो अगले साल के सेकंड हाफ से मैं समझता हूँ कि हम ग्रोथ की तरफ जा सकेंगे। सही है। इलेक्शंस के बाद का मिफ्ता साहब क्या आपको सिनेरियो नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान को पैसे वापस भी करने हैं बहुत सारे, यानी कर्ज़ों की अदायगी भी है, और आप देखें कि हम जो SIFC के प्लेटफॉर्म पे देख रहे थे कि कुछ डेवलपमेंट्स मतवक्के थी, उनके अंदर भी कोई अब तक हिलजुल हमें नज़र नहीं आई। तो आपको पेश मंज़र क्या नज़र आता है इलेक्शंस के बाद, 8 फरवरी के बाद जो नई हुकूमत आती है, इमीडिएट चैलेंज क्या है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल से सबसे पहला जो चैलेंज होगा वो यही होगा कि फरवरी के एंड पे, मार्च में आपको IMF का ये रिव्यू जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो नंबर्स है, जो डेटा है, जो मईशत की परफॉर्मेंस है, उसके बेस पे रिव्यू करवाना होगा IMF का। वो रिव्यू खुशूसलूबी से होना चाहिए, और उसके बाद फ़ौरन एक नया प्रोग्राम में IMF के जाना पड़ेगा। अच्छा है अगर अच्छा होता या होगा कि अगर हुकूमत पाकिस्तान ख़ुद एक प्रोग्राम लिखे कि देखो ये हम 3 साल में करना चाहते हैं, जिसमें निजकारी की बात करें, जिसमें दीगर रिफॉर्म्स की बात करें, जिसमें हुकूमत की फ़ाइनेंसिंग को ठीक करने की बात करें, NFC अवार्ड को कम करने की बात करें, जिसके अंदर सूबों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा बोझ डालने की बात करें, जिसमें एग्रीकल्चर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और वेल्थ टैक्स की बात करें, ताकि हम टैक्स टू GDP रेशो ऊपर ले जा सकें, बजट डेफिसिट कम कर सकें। अगर हुकूमत अपना एक प्रोग्राम IMF को लिख के देती है तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा, और मार्च अप्रैल के अंदर हमको फ़ौरन हमको IMF के प्रोग्राम में चले जाएं। अगर ये हो जाता है तो ये नंबर 1 प्रायोरिटी होगी, और किसी पार्टी की भी हुकूमत बने ये नंबर 1 प्रायोरिटी होगी। तो फिर इंशाल्लाह अगर एक मरतबा IMF के प्रोग्राम में आ जाएंगे, हम डिफ़ॉल्ट के ख़िलाफ़ हम फिर इंश्योरेंस ले चुके होंगे, तो फिर मसले ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर मारिया। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक वी कीप ऑन मेकिंग द सेम मिस्टेक्स। जो भी गवर्नमेंट आती है एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स। हर गवर्नमेंट का मोडस ऑपरेंडी ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है, वही इनडायरेक्ट टैक्सेशन, वही मतलब चाहे आपकी गवर्नमेंट हो, PTI की गवर्नमेंट हो, आपकी पुरानी पार्टी की गवर्नमेंट हो, ट्रेडर्स जो हैं वो सड़कों पर निकल आते हैं, ब्लैकमेल हो जाती हैं पार्टीज़, वो टैक्स उसरा नहीं कर सकती। जो ऑलरेडी टैक्स लोग हैं उन पे ही जो है वो सारा इन्हिसार किया जाता है। एक्सपोर्ट्स हमारी बियॉन्ड सर्टन लेवल नहीं जाती। इसके अलावा जो ब्लीडिंग SOEs हैं उनमें भी इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स आ जाती है, एक पार्टी सपोर्ट करती है, दूसरी अगेंस्ट उसकी हड़तालें कर देती है। विदाउट फिक्सिंग ऑल ऑफ दिस, डू यू थिंक वी कैन मूव फॉरवर्ड? नो, वी कैन नॉट। जो मैं समझता हूँ कि जो नंबर 1 ज़रूरत है वो हुकूमत का खसारा कम करने की ज़रूरत है, जिससे कि पैसा छापने की ज़रूरत कम पड़े, जिससे महंगाई कम होगी। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ाना होगा और थोड़ा ख़र्चों को रिव्यू करना होगा। जो अखराजात सूबे के ज़िम्मे लग चुके हैं लेकिन वफाक फिर भी कर रहा है, उन अखराजात को सूबों को देना होगा, ये चीज़ें करनी होंगी। उसके बाद आपको जो आपने बात करी, पिछले साल 700-800 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है हुकूमत की कंपनियों को। उससे पहले भी 800 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 2 साल में हम 1500 अरब से ज़्यादा का नुकसान कर चुके हैं। हुकूमत पाकिस्तान और ये गरीब कौम इस चीज़ की मुतहम्मिल नहीं है अब कि हम मज़ीद नुकसान बर्दाश्त कर सकें। तो PIA जैसे सफ़ेद हाथी, स्टील मिल जैसे सफ़ेद हाथी, इनको हमको फिल फॉर निजकारी करनी पड़ेगी ताकि गवर्नमेंट के अंदर भी इफिशेंसी आए। सर वो जो बात डॉक्टर मारिया कर रही है कि सियासी जमातों की जब गवर्नमेंट आती है, पोलिटिकल गवर्नमेंट, उन पर पोलिटिकल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो कर नहीं पाती हैं। ये निगरान सेटअप में इतना आइडियल मौका था कि कोई पॉलिटिकल कैपिटल भी नहीं है, ये कर सकते थे। ये मसला कहाँ से आ रहा है? मैं ये समझता हूँ, सच्ची बात है, देखिए सच्ची बात ये कि मैं समझता हूँ कि विजन की कमी है हमारे सियासी लीडरशिप में, जो ये नहीं करती कि प्राइवेटाइजेशन को नहीं करती। मैं समझता हूँ कि करना चाहिए, ये नागुज़ीर है। जाहिर है कि थोड़ी बहुत अपोजिशन इसके ख़िलाफ़ होगी। पीपल्स पार्टी वैसे ही प्राइवेटाइजेशन के बहुत हक में नहीं है, लेकिन बहरहाल इन एनी केस आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। जब 90 अरब रुपए का आप PIA से नुकसान करते हैं, जिन पैसों में आप 2-3 आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, फैसलाबाद में, मुल्तान में, 4 सद्दा में, तो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? तो आपको ये चीज़ें करनी होंगी। अब हम नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अगर सियासी लीडर अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर पूछना तो चाहिए ना कि फिर हुकूमत में क्यों आते हैं ये लोग? सिर्फ हुकूमरानी करने आ रहे हैं या कोई काम करने भी आ रहे हैं? वेरी फेयर मिफ्ता साहब, ये अर्ज है कि हम इस वक्त बड़े कंज्यूम्ड हैं अपनी सियासी गहमा गहमी में,
और ये जो आते हैं जिनका आप भी तस्करा कर रहे हैं, इनकी तरफ शायद हमारा फोकस कम है, रुझान कम है, हम दीगर बातों में ज़्यादा कंज्यूम्ड है। जैसे कल का जो एक फैसला आया है, इस तरह की बातें हमें ज़्यादा कंज्यूम कर रही हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास क्या एजेंडा है, क्या प्लान है अवाम को इस हालत ज़ार से निकालने का, उस तरफ हम बात ही नहीं कर पा रहे हैं। तो द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस इज़ कि हम एटलीस्ट उस तरफ कुछ तो बात को और अपने डिबेट को ओरिएंट कर पाएँ। तो आपसे ये अर्ज़ है कि आप पार्टी, आप फंडामेंटली यू ऑलवेज स्पोकन कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं हो रहा, आपको क्या लगता है कौन सी पार्टीज, क्योंकि अभी काफ़ियों ने अपना एजेंडा दिया है, मैनिफेस्टो दिया है, पीपल्स पार्टी भी अपना मैनिफेस्टो दे रहा है 10 नुकाती, फिर दूसरी तरफ PMLN ने भी तजावीज़ मांगी हुई हैं अवाम से, सुनने में आया है उनका भी लॉन्च होने वाला है मैनिफेस्टो। किसके पास आपको लगता है कि अभी कोई सॉलिड प्लान है? किसी के पास है अभी एग्जिस्टिंग पार्टीज में से मईशत की सुधार के लिए कोई सॉलिड प्लान, या फिर जैसे आप एक फोरम, एक ब्रेनस्टॉर्म सेशन जो री इमेजिनिंग पाकिस्तान, जिसका आप भी एक बहुत प्रोमिनेंट हिस्सा है, आपको लगता है कि बिल्कुल एक कोई एंटायरली न्यू एंटिटी को आना होगा मईशत के सुधार के लिए? डू यू थिंक एनी पॉलिटिकल पार्टी इन प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैज अ प्लान टू फिक्स द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान? मेरा ये ख्याल है कि किसी भी सियासी पार्टी के पास कोई बहुत अच्छा प्लान नहीं है। नून का प्लान तो बहरहाल सामने नहीं आया, लेकिन एक जो बड़ा कलीदी किरदार आप जर्नलिस्ट कम्युनिटी इस्तेमाल कर सकती है, और जो शायद हमने 18 में भी नहीं किया या दीगर जगहों पर नहीं किया, वो ये कि जब लोग बुलंद बाला दावे करते हैं जो सियासी लीडरान, तो उनसे पूछें कि भाई ये कैसे करोगे, फंड कैसे होगा। मिसाल के जैसे आजकल हो भी रहा है कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर देंगे, इस तरह के दावे आजकल हो भी रहे हैं, जलसों में आजकल इस तरह के दावे होते हैं। तो अब 80% पाकिस्तानी सारिफ जी, लेकिन 80% पाकिस्तानी सारिफ जो है वो 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करता है। तो क्या हम 80% पाकिस्तानी सारिफ को फ्री बिजली दे सकते हैं? क्या उसके 1200-1300 अरब रुपया साल का जो है वो हम लाने के मुतहम्मिल हैं? और अगर लाने के मुतहम्मिल हैं तो वो कहाँ से आएंगे, ये भी कोई बता दे साथ साथ। जैसे इमरान खान साहब फरमाते थे 18 में कि मैं IMF को नहीं जाऊँगा, बड़ी अच्छी बात है, IMF पे नहीं जाएंगे तो भाई इसकी जगह बता दो कि फिर जो पैसे वापस करने हैं सूद के, वो कहाँ से लाओगे? तो ये तो सब अगस्त में इमरान खान साहब आए और सितंबर में असद उमर साहब ने कह दिया हम IMF जाएंगे। तो ये अब मेरे ख्याल से हमको ये नारों के एक से के बारे में आवाम चले नारे लगाती है, लेकिन जर्नलिस्टों को, हमारे ये जय्यद सहाफ़ी जो आप लोग यहाँ बैठे हैं, आपको किसी पार्टी के लीडर से पूछना तो चाहिए ना कि भाई ये किस तरह करोगे। आप अगर बात करते हैं कि 250 रुपये का डॉलर होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, कैसे करोगे? उसका एक्सपोर्ट पर क्या होगा? क्या एक्सपोर्ट टू GDP रेशो पिछली मरतबा नून की हुकूमत में कम हो गया था, क्या फिर कम हो जाएगा? फिर तो उसका क्या होगा? फिर अगर बरामदात नहीं होंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो मैं समझता हूँ कि हमारे जर्नलिस्टों को भी, हम भी थोड़ा वक्त सियासत में ही ज़्यादा लगा देते हैं सब लोग। लेकिन ये सब ट्रांसमिशन का मकसद है ये कि इन इश्यूज़ के ऊपर बात की जाए जिन पे बात नहीं होती, जो आप लोग पूछते हैं। जी, जो आप लोगों को पता है, जो आप लोग पूछते हैं, क्योंकि आपने ये पहली मरतबा ये नारे नहीं सुने हुए कि हम 30 लाख या 50 लाख घर बना देंगे। ये तो बहुत नारे हम सुनते हैं आए। जी हाँ, ये पहली मरतबा तो नारे नहीं समाए कि हम पता नहीं 1970 की कीमतें वापस ले आएंगे या 1902 की कीमतें वापस ले आएंगे। ये तो आपने मैंने बहुत मरतबा नारे सुने हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, लोग नारे लगाते हैं। उनसे तरह से पूछे ना कि क्या करोगे। मिफ्ता साहब, आजकल FPR की रिफॉर्म्स पर बात हो रही है और कोई इंडियन मॉडल की बात हो रही है, बोर्ड बनाने की बात हो रही है, सेक्रेटरी रेवेन्यू और इनकम टैक्स और कस्टम को अलग करने की FPR, क्योंकि हमारा कहते हैं सबसे बड़ा मसला ही FPR है। कुछ दोस्त कहते हैं अगर FPR बंद भी कर दिया जाए तो टैक्सेशन इतनी ही रहेगी। ये जो इंडियन मॉडल पे FPR की रिफॉर्म है, आपने इसको स्टडी किया है जो निगरान गवर्नमेंट करने जा रही है? नहीं मुज़फ़्फ़र साहब, मैंने नहीं किया। मैं माज़रत के साथ ये कहूँगा कि FPR को अगर आप बंद कर दें तो FPR वाहिद कमाओ पुतर है जो आपको टैक्स लगा के देता है। बाकी ना सूबे कोई टैक्स जमा करते हैं, ना कोई और एजेंसी जमा करती है। जितना भी टैक्स जमा होता है वो FPR ही जमा करता है, और उसमें से 60% टैक्स जो है वो हमारा पोर्ट से जमा होता है, जो कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स और कस्टम ड्यूटी के ज़रिए होता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त शायद इनकम टैक्स को और कस्टम को अलग अलग करना जो है वो शायद इतना सूदबंद ना हो, क्योंकि बहुत सारा इनकम टैक्स भी जो है विद होल्डिंग टैक्स के मद में पोर्ट से कलेक्ट होता है, बहुत सारा सेल टैक्स भी पोर्ट से कलेक्ट होता है। FBR के अंदर जो आप जो बात कर रहे थे, निशानदेही कर रहे थे मुज़म्मिल साहब, वो ये थी कि FBR जो नोटिस भेजता है और बेतहाशा नोटिस भेजता है, उसके सामने कोई रेवेन्यू जमा नहीं होता। कि आप नोटिस तो भेज देते हैं खरबों के, और आप हज़ारों लाखों या करोड़ों रुपए में पैसे जमा करते हैं, उससे बेसिकली हरासमेंट होती है और रिश्वत सतानी होती है। तो उसके ऊपर आप ज़रूर कदगन लगाएं। मंसूर अली खान साहब सवाल करना चाह रहे थे, लेकिन
जी जी मंसूर इल्हाद साहब, आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं आप? मिफ्ता साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल है, वो ये है कि इस वक्त ब्लैक मनी जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर मौजूद है, इसको भी एक बहुत बड़ा मसला जो है वो कंसिडर किया जाता है। जिस तरह मुजम्मिल भाई अभी एक इंडियन मॉडल की बात कर रहे थे, एक तजवीज ये भी दी जाती है कि पाकिस्तान से अगर 5000 का नोट खत्म कर दिया जाए तो बहुत सा ब्लैक मनी जो है वो व्हाइट में कन्वर्ट होगा और लोग आके जो है उसको डेफिनेटली उसे डिस्करेज होंगे। इस पे आपकी क्या राय है? मैं समझता हूं कि इससे ज़्यादा गैर संजीदा स्कीम नहीं हो सकती है। आप किसी को ये जो स्कीम देते हैं या जिसको ये प्रोपोनेंट हैं, उनको सिर्फ हिंदुस्तान का एक्सपीरियंस देख लेना चाहिए। जब इन्होंने 2000 हिंदुस्तानी रुपए की नोट को कैंसिल किया, क्या उससे एक आदमी ने भी1 रुपए की इसकी ब्लैक मनी के काले धन की कमी आई है? नहीं, सारी न के सारी नोटें जो हैं वो इनकैश हुई हैं और उसके अलावा इंडियन GDP 1% से कम हो गई। मतलब ये अजीब सी बात है कि हम बोलें कि भाई लोगों के पास गलत पैसा आ गया तो चलो अचानक टोयोटा कोरोला बैन कर देते हैं, कि ख़त्म कर देते हैं उनको, उसको लाइसेंस नहीं देते। ये क्या बात है? आपने रिफॉर्म्स करने हैं तो बिल्कुल रिफॉर्म्स करिए, लेकिन 5000 की नोट ख़त्म करके मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। अच्छा, मतलब आज के दिन में 5000 की नोट 14, 15, 16 डॉलर की है। मेरा नहीं ख्याल है कि ख़त्म करनी चाहिए। अच्छा मिफ्ता साहब, एक तो आपका जो पॉलिटिकल करियर है, अब उसको हम कहाँ देखेंगे, ये एक मेरा सवाल है। पैनल की इजाज़त से मैं ये पूछना चाह रही हूँ। और दूसरा ये कि देखिए, इलेक्शन के बाद का जो इन्वायरमेंट है उसमें आपको एक मखलूत हुकूमत नज़र आती है। वैसे तो होने को कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक जमात वाज़ेह अक्सरियत ले सकती है, जिस तरह के इंतखाबात की इस वक्त सूरत हाल है। लेकिन क्या आपको लगता है कि मखलूत हुकूमत अगर हुई तो चार्टर ऑफ इकॉनमी की क्या सिचुएशन होगी? क्या उसके ऊपर एग्री करेंगे और किस किस एजेंडे के ऊपर आना पड़ेगा सियासी जमातों को अगर कोई एक पार्टी हुकूमत में है और दूसरी अपोजिशन में है, पीपल्स पार्टी या PMLN में से? बहन देखें, मेरे जहाँ तक सियासी मुस्तकबिल का ताल्लुक़ है तो वो कोई अहमियत नहीं रखता है। उससे कोई मुल्क को या कौम को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है मेरे मुस्तकबिल में। जहाँ तक मखलूत हुकूमत का ताल्लुक़ है और चार्टर ऑफ इकॉनमी का, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा ख्याल से अगर चार्टर ऑफ इकॉनमी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता होते हुए। क्योंकि बेसिकली हम इसी के ऊपर सियासत होती है, दुनिया भर में इकनॉमिक इशूज़ के ऊपर सियासत होती है। अगर मखलूत हुकूमत बनती है, PMLN लेड या PMLN की अपनी हुकूमत बनती है, तो मेरे ख्याल से इनका जो एजेंडा होना चाहिए और वो हर PMLN लीडर को दिलो जान से मानना पड़ेगा। उसके अंदर निचकारी एक होनी चाहिए, IMF के वापस दूसरा प्रोग्राम लेना ज़रूरी है। उसके अंदर मार्केट के अंदर डॉलर की मार्केट में इंटरफेयर करना छोड़ देना चाहिए। अपने बड़ी मुश्किल से कमाए हुए ज़राए मुबादला को इंटरबैंक की मार्केट में फेंक के डॉलर को महंगा करके, डॉलर को सस्ता करके, चीज़ें सस्ती करके हमारे मुस्तकबिल में, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से पैसे उधार नहीं लेने चाहिए, जो हम करते रहें और जिससे बरामदात कम हो जाती हैं। और देखें, फंडामेंटल रिफॉर्म्स करने। इस मुल्क के अंदर अभी भी बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है। हमको लॉन्ग टर्म कतर से गैस के सौदे पहले कर लेने चाहिए, नहीं करे अब कर लेने चाहिए। हमको गैस की प्राइसिंग को और फिर बिजली की प्राइसिंग को रैशनलाइज करनी चाहिए। लेकिन रिफॉर्म ये नहीं होता कि हम अगर महंगी बिजली बना रहे हैं तो सारा जो कॉस्ट है वो पास ऑन कर दें। रिफॉर्म ये होता है कि हम कॉस्ट कम करने की कोशिश करें। और मैं नहीं समझता हूँ कि जब तक निचकारी होगी ये इन गैस डिस्ट्रीब्यूशन की और बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की, जब तक हम जो है वो कीमतें कम कर सकेंगे। अच्छा मिफ्ता साहब, ये जो हम बात करते हैं प्रोग्राम, तो अभी कुछ सियासी जमातों ने अपना दिया नहीं है मंशूर की सूरत में। जो मुआशी टीम्स हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी की मुआशी टीम जो है आपको ज़्यादा कैपेबल नज़र आती है मुल्क को मुआशी बहरान से बाहर निकालने के लिए? मुझे इस वक्त नहीं पता कि PTI की टीम में कौन है। सच्ची बात है। जी सर। जी एक जुमला कान में आया था, खैर वो भी आप अपनी बात गुजर गया है, जाने दे उसको। गुजर गया है। वो कह रहे हैं SIFC में जो बैठे इकोनॉमिस्ट वो ज्यादा बेहतर। मुझे नहीं पता। देखिए, मैं सच्ची बात बताऊं कि मुझे नहीं पता कि PTI के अंदर कौन इकोनॉमिस्ट हैं इस वक्त। मुस्लिम लीग नून PTI की तो पार्टी की बात ही खत्म होगी ना, वो तो इंडिपेंडेंट जा रहे हैं इंतखाबात में। अब तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात हो रही है सर। तो हाँ, तो मैं सच्ची बात है कि मुझे नहीं पता कि इनकी इकोनॉमिक टीम का कौन कौन एग्जैक्टली लोग होंगे। अब देखना है कि कैसी परफॉर्मेंस होती है। अल्लाह करे कि जो पिछली परफॉर्मेंस से इनकी थी उससे बेहतर हो। मतलब आप कहाँ होंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं मिफ्ता साहब। सीधी सी बात है, आप कहाँ होंगे?
मैं अच्छा ये अगर तो ये तो बहन यही डायरेक्ट पूछ लेती मसला क्या था। मैं कहीं पर भी नहीं होऊंगा, मैं इंशाल्लाह ताला अपने घर पे कराची में होऊंगा और मैं कुछ बिस्किट बना के बेच रहा हूँगा। और आई होप कि उसकी थोड़ी सी कीमत कम होगी। सही है, सही है। चले, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया ट्रांसमिशन में। और यकीनी तौर पर जो सियासी जमातों के पास अपने अपने प्रोग्राम्स हैं, आजकल बड़े नारे लग रहे हैं कि हम जो है वो 300 यूनिट तक मुफ्त कर देंगे। आजकल इंतखाबात के अंदर बड़े बड़े इर्रेशनल किस्म के नारे भी लग जाते हैं। तो डॉक्टर वाली आप नारे तो लगाने के लिए अवाम को, हम मकसद है इस ट्रांसमिशन में अवाम को एजुकेट करना, बताना कि भाई ये रियलिस्टिक नारा है या नहीं है। अवाम को जरा समझबूझ होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त फील्ड में है कौन जो कि ये नारा क्या देना था 100 दिनों में? 1 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने थे 100 दिनों में। 300 यूनिट बिजली भी कह दिया, 300 यूनिट बिजली फ्री। 300 यूनिट कोई बात नहीं, देनी किसने है? हाँ, अच्छा नहीं, वैसे लोगों को पता होना चाहिए ये नारे सिर्फ नारे ही है, हकीकत में कुछ नहीं है। 300 यूनिट के हवाले से ये है कि एक प्लान आपको पता है हमजा शहबाज की गवर्नमेंट ने दिया था 100 यूनिट वाला। वो उसका पंजाब में टोटल इम्पैक्ट जो 100 यूनिट, लेकिन आप उसको सोलर पे जाते या कुछ करते वैसे आवाम की आराम जरा सुन लेते हैं जिन्होंने वोट करना है, जिन्होंने वोट करना है। पूछना पड़ेगा। मैं मिफ्ता साहब अभी भी हैं, इनसे कुछ अगर है हमारे साथ तो हम रियलिस्ट बुनियादों के ऊपर मुफ्त करने देगा। हाँ जी, IMF इस सूरत हाल में हमें 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने देगा। अगर समझ लीजिए कि IMF करने देता है, समझ लीजिए उनकी आंखों पे अंधेरा आ जाता है, वो करने देता है, क्या हमें करनी चाहिए? क्या हमारे पास उसके पैसे हैं? हुकूमत पाकिस्तान चलाने का खर्चा 700 अरब रुपए का है, आप बोलते हैं कि हम 1500 अरब रुपए की बिजली फ्री दे देंगे, तो पैसे कहाँ से आएंगे आपके पास? सही है, मतलब ये तो पागलपने वाली बातें। IMF वाले हंस के कमरे से बाहर चले जाएंगे। सही है। तो आवाम के लिए जो सियासी जमात इस तरह का नारा लगाए तो आप उन आवाम भी सवाल पूछे, भाई कैसे करेंगे? हम भी सवाल पूछ रहे, जिन जो वोटर्स हैं उन्होंने फैसला करना है। लेकिन देखिए ना, आवाम के साथ पाकिस्तान की सियासी जमातों ने मंशूर के अलावा कोई चीज डिस्कस की है? मुझे बताएं, PMLN किधर है इस वक्त? उनका कौन सा एजेंडा है? ऐसे ही अभी तक मंशूर सामने अभी तक तो सामने नहीं आया। एक लंबी चौड़ी मंशूर कमेटी उनकी थी, उनकी इकोनॉमिक, हाँ नहीं, मगर उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? अच्छा, पीपल्स पार्टी ने मंशूर दे दिए, मगर उनके भी नारे हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? घर बना के देंगे, आवाम को बताना पड़ेगा कि सोलर के जरिए बिजली मुफ्त देंगे। मंसूर अली खान साहब, क्विकली जरा आप भी अपना कमेंट इस पे दे दे, फिर मुझे एक ब्रेक पे जाना है। जी मंसूर अली खान साहब। देखिए, मेरे ख्याल में इस सारी चीजों का सिर्फ और सिर्फ एक बात है कि आपकी सड़कों के ऊपर इलेक्शन के बाद एहतजाज नहीं होने चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए। मईशत का पहिया चले, लोग खरीदें बेचें, ये जब तक सिस्टम नहीं चलेगा, इसको रोकने के लिए किसी सूरत उसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आई एम सॉरी, शायद हो सकता है ये बात गलत लग रही हो, लेकिन आपके मुल्क में अब धरने, लॉन्ग मार्चेस और इस किस्म की चीजें जो हैं, आपकी मईशत अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल, उसके लिए इलेक्शन का शफाफ होना, स्टेबिलिटी का होना, और तब जाके सारी चीज़ें ठीक होंगी। अवाम की राय क्या है, जरा आपको वो भी सुनाते हैं कि वो अवाम जिन्होंने वोट देना है वो क्या कह रहे हैं, वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, जरा सुन लें। रिलीफ क्या मिलना है हमें, तो पिछले 75 साल से जो भी हुकूमत आती है रिलीफ उनको ही मिलता है। अवाम की और मुल्क की जो ज़रूरत है वो महंगाई का खात्मा है और करप्शन का खात्मा है। जब तक ये दो चीज़ें ख़त्म नहीं होगी, इन पर कंट्रोल नहीं होगा, आपकी मईशत नहीं सुधर सकती। तो अवाम को रिलीफ ये चाहिए कि बिजली, गैस और इस हिसाब से बड़ी महंगाई हो चुकी है, पेट्रोल में जो पेट्रोल की इजाफी कीमतें हैं वो कम की जाए, बिजली की कीमतें कम की जाए, गैस की कीमतें कम की जाए। उसके अलावा ये जो चीनी, आटा और इसके रेट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो अवाम चाहती है कि इन चीज़ों में अवाम को रिलीफ दिया जाए। नई पार्टी कोई नया हुक्मरान आता तो कुछ उम्मीद भी लगती। ये वही चेहरे हैं जो 70 सालों से हुक्मरानी करें, ये वही चेहरे जो 70 सालों से ऐवानों में बैठे हुए। तो जैसे पिछलों ने मैसियत के ऊपर काम किया था, मेरे ख्याल में ये भी उस तरह से करेंगे। अवाम तो पहले भी उम्मीद पे जिंदा है, अब भी उम्मीद पे जिंदा है कि इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि नई आने वाली हुकूमत अच्छी माशी पॉलिसी और आवाम की भलाई के लिए, महंगाई कम करने के लिए काम करेगी। हमें तो ऐसी कोई तवक्को दिखाई नहीं दे रही, सिर्फ चेहरे तब्दील होंगे, निज़ाम वहीं का वहीं रहेगा, उसी तरह महंगाई बढ़ेगी, उसी तरह कर्जे बढ़ेंगे। सर्दी आती है तो गैस नहीं होता, बिल इतने ज्यादा आते हैं, गर्मी आती है तो बिल इतने ज्यादा आते हैं, लाइट नहीं होती। तो जो भी गवर्नमेंट आती है उनसे अपील करते हैं कि इस मुल्क के बारे में खुदारा सोचें। एक बहादुर शाह जफर का शेर है कि हमें शाहों से इंसाफ की तवक्को तो नहीं, मगर चलो आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते हैं।
इलेक्शन रूम में फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बात हो रही है सियासी जमातों का प्रोग्राम मईशत की बेहतरी के लिए क्या है। इंतखाबात के अंदर नारे और दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री दे देंगे, हम इतने लाख घर बना के देंगे, हम पाकिस्तान के कर्जे कम कर देंगे, डॉलर को नीचे ले आएंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर देंगे। लेकिन क्या अमलन ये मुमकिन हो पाएगा? इसी पे हम आज की इस ट्रांसमिशन के हिस्से में बात कर रहे हैं कि सियासी जमातों के जो नारे हैं क्या वो रैशनल हैं या नहीं है, और किस सियासी जमात के पास बेहतर प्रोग्राम है पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने के लिए, आवाम को महंगाई के अजाब से बचाने के लिए। डॉक्टर मारिया, हम बात कर रहे थे मुआशी प्रोग्राम के वाले से। नून लीग का भी आया नहीं है मंशूर, लेकिन ऑब्वियसली जो उनके द मैन इन कमांड टू मस्जिद को ठीक करने के लिए वो साग डाल रही होंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ अगर हम देखें तो वहाँ पे हमें नज़र आते हैं नवीद कमर हैं और मांडवी वाला साहब हैं, वो उनकी मुआशी टीम के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं। बाकी कोई बाहर से भी आ सकता है, जिस तरह से पहले आगे थे हफीज शेख साहब, रेंट फाइनेंस मिनिस्टर भी हो सकता है। डार साहब नहीं होंगे? नहीं, रेंट फाइनेंस मिनिस्टर वाला काम भी हो सकता है। मुझे लगता है एहसन इकबाल साहब होंगे और बिलाल कियानी होंगे। अच्छा, बिलाल कियानी और एहसन इकबाल होंगे। मुझे लगता है डार साहब सेनेट में लीड करना चाहेंगे, वो चेयरमैन सेनेट भी वो बनना चाह रहे हैं, बनना चाहेंगे। ही इज अ कैंडिडेट फॉर चेयरमैन सेनेट। सही है। अच्छा, इस पे उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाएगा? वो तो दिया जाएगा, शायद इसीलिए वो चेयरमैन सेनेट बनना चाह रहे हैं। वहाँ भी इंडिपेंडेंस मिफ्ता की दफा वो बनना चाहते थे, अब वो शायद नहीं बनना। ठीक है, शबर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे मईशत है। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब, आपने ज्वाइन किया हमें ट्रांसमिशन में। सर, हम एनालाइज कर रहे हैं इंतखाबात की तरफ, चूँकि हम बढ़ रहे हैं, 4 हफ्ते रह गए सिर्फ। ये बताएं कि किस सियासी जमात का प्रोग्राम आपको ज़्यादा बेहतर लगता है? किस सियासी जमात की आपको जो टीम लाइनअप है, मुआशी टीम जो है, उसमें आपको ज़्यादा कैपेबल नज़र आ रही है मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए, आवाम को महंगाई के चुंगल से उसकी जान छुड़ाने के लिए? क्या कहेंगे सर आप? देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि सियासी पार्टियां जो दोनों हैं, उनका मेरे हिसाब से कोई बाशी प्रोग्राम नहीं है। कोई उनके पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है उन्हें क्या करना है, कोई उन्होंने प्रॉपर प्लान नहीं दिया है, कोई रोड मैप नहीं है कि क्या करना है। दूसरी बात यह है कि आप IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, तो आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो IMF कह रहा है। तीसरी बात है कि SIFC के बाद मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट की इकोनॉमिक की जो राइट है या इकोनॉमिक्स का जो मैकेनिज्म है, वो अब कोई इतना रेलिवेंस नहीं है। तो अब ये जो आ रहे हैं, मैं इनको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देता। सही है। मंसूर रिहा साहब, आप कोई सवाल करना चाहेंगे? शबर साहब ने बड़ा ही क्लोजली पिछली हुकूमत के साथ काम किया था, लेकिन उनका एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा नहीं गुजरा। शबर साहब, आने वाली हुकूमत के लिए अगर आपने कोई 3 मुख्तलिफ तजावीज़ देनी हो कि वो क्या करे, आते साथ ही पहले 100 दिन की अगर बात की जाती है, तो एक एक्सपीरियंस इकोनॉमिस्ट के हवाले से आप क्या तजवीज़ करेंगे? सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान की को भलाई चाहते हैं, तो सबसे पहले वो आकर पाकिस्तानी कौम को ये बताएं कि पाकिस्तानी कौम की माशी हालत क्या है, और वो ये नहीं बताएं कि किसने क्या गलती की है। वो ये बताएं कि पाकिस्तानी कौम दिवालिया हो चुकी है, ये पाकिस्तानी कौम पीछे रह चुकी है, कौम की खदरें ख़त्म हो चुकी हैं और हमें इसको सही करना है। जब हमारे ये लोग आते हैं, ख़ासतौर पर सियासी लोग आते हैं, तो ये कुछ भी नहीं करते, ये टाइम स्पेंडिंग करते हैं। तो पहला काम तो ये है कि आप पाकिस्तान की बैलेंस शीट सामने रखें आवाम के, और उस बैलेंस शीट को सामने रखने के बाद आप एक स्टेप आगे करें। दूसरी बात, आप ये डिसाइड कर लें कि आपने आगे पाकिस्तान में सियासी फैसले, पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैसले सियासत की बुनियाद पे करने हैं या सियासत की माशियत की बुनियाद पे सियासी फैसले करने हैं। आप साहिवाल में कोल प्लांट नहीं लगे, तो ये इस तरह की। तो तीसरी बात जो उन्हें करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि इमीडिएटली अपना जो ताल्लुकात हैं इंडिया से वो बेहतर करें और रीजनल ट्रेड को आगे बढ़ाएं, और ये एक्सचेंज कंपनियों को ख़त्म करके और जो स्टेबलाइजेशन का काम इंटरिम गवर्नमेंट ने किया है इसको कंटिन्यू करें। बाकी उनके बस का कोई काम नहीं है, मतलब इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम टू डिस्कस अबाउट दैट। वैसे तो शबर साहब, हम इलेक्शन रूम कर रहे हैं और सारा जो महवर है गुफ्तगू का वो इलेक्शंस है, लेकिन एक आपसे बात जानना चाहती हूँ, वो ये कि ये निगरां हुकूमत के हवाले से या निगरां काबीना, आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले बिजनेसमैन मिलते रहे हैं
और वो कहते रहे कि जी आप कंटिन्यू करें, आप अगले 1.5 साल तक रहें, बहुत अच्छी चीज़ें जा रही हैं, इकोनॉमिक मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो रही है, कोई सियासी प्रेशर्स नहीं है। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? आपका भी क्या यही व्यू है कि ये अगर पॉलिटिकल कैपिटल के बगैर मामला चलाए जाएं मईशत के तो ज़्यादा बेहतर है, जैसे निगरान हुकूमत चला रही है या टेक्नोक्रेट्स की जैसे बात की जाती थी एट सम पॉइंट इन टाइम? नहीं, मैंने आपको कहा ना कि आप लोग जो आने वाले इलेक्शन को और जो आने वाली गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं कि कोई अहमियत नहीं है। हाँ। ये बहुत मैक्सिमम हाई लेवल के काउंसलर्स की लेवल की बात होने वाली है इनके पास। IMF एंड SIFC के बाद क्या रह गया है आपको? मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता। SIFC के बाद और IMF की क्रेडिबिलिटी के बाद इकोनॉमिक्स पे कितना आपके पास निगाह है? आपके पास क्या स्पेस है? आप मुझे समझा दें। कोई स्पेस नहीं है आपके पास। जो भी आएगा वो अगर जरा सा भी डेविएट करेगा अपने सियासी मकासद के लिए, वो मुल्क को तबाह करेगा। तो इसलिए ये बेचारे मजबूरी, ये जो आ रहे हैं इनकी बेचारों की मजबूरी है। मैं समझता हूँ दिल से शायद ये भी नहीं आना चाहता। तो सर ये जो नारे दावे 300 यूनिट तक हम बिजली फ्री कर देंगे आवाम के लिए, सोलर पैनल लगा के डॉलर नीचे ले आएंगे और जो है पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें कम कर देंगे, घर बना के दे देंगे आवाम को, लाखों लोगों को, ये नारे फिर आपको सिर्फ ये सियासी नारे ही लगते हैं महज? इनमें यानी कि हकीकत में कोई कर नहीं पाएगा इनके ऊपर अमल दरामद? नहीं तो आप मुझे बताएं। मैं तो इनको सीरियस नहीं लेता। आप सीरियस लेते हैं? सर अवाम तो सीरियस लेते हैं ना, जिन्होंने वोट देना होता है उनके लिए ये नारे। आपने कैसे अवाम भी सीरियस नहीं लेते? अवाम आपके ख्याल में सीरियस लेती है? अवाम आप बता दें, आपका ख्याल अगर सीरियस लेती है तो अवाम बेवकूफ है अगर सीरियस लेती है तो। मतलब सर मंशूर एक सियासी जमात अपना इलेक्शन में इसीलिए लेके आती है ना कि हम आवाम को बताएं कि हमारे पास प्रोग्राम क्या है। इलेक्शन ये भी आप गलतफहमी दूर करते हैं। इलेक्शन में लेके नहीं आती। अब इलेक्शन होगा, 3 आदमियों में से किसी एक को वोट डालना है तो आप डाल देंगे, एक को, खत्म होगी बात। तो ये लेके आने वाली बात गलत है ना। ये हमारा सिस्टम जो है उस पे क्वेश्चन है ना कि आपके ख्याल में कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने इकोनॉमिक एजेंडे पर आती है? ये पाकिस्तान के लिए बदकिस्मती है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी तो देखिए ना, आज आप कह रहे हैं कि आज जो भी 14 तारीख है और 12 जो भी है, तो अभी तक PMLN की इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आई। आप क्या बातें कर रहे हैं? 24 दिन रह गए इंतखाबात में, तो फिर क्या बात कर रहे हैं आप? आपने शहबाज साहब, मुजम्मिल सरवर्दी बोल रहा हूँ, आपने सबसे पहले ये बताया कि पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है। सबसे पहले आप ये बात कर रहे हैं आज भी, और दूसरी तरफ एक जमात ये कह रही है कि हमने डिफॉल्ट से बचाया। आप आज भी स्टैंड करते हैं कि हम टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुके हैं या बच गए? मुजम्मिल साहब मेरी बात सुनिए ना। मुजम्मिल साहब मेरी बात सुनिए। जब मैंने कहा कि डिफॉल्ट है तो सब ने कहा ये गलत कह रहा है। तो अब जब एक जमात कह रही है कि हमने बचाया, इसका मतलब है मैं सही कह रहा था ना। तो अब मेरी बात सही थी ना। आप लोगों ने तो मेरी बात नहीं मानी थी ना उस वक्त। जब मैंने कहा था ये डिफॉल्ट है तो आप सारे कह रहे थे कि ये गलत कह रहा है। जब उसके बाद एक बार जमात आई, उसने कहा हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, तो आप सारे सही आप कहने लगे हाँ जी बचा लिया, नहीं बचाया। तो ये सब इनकी कोई रेलिवेंस नहीं है पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी के लिए। ये होता रहेगा, इस्लामाबाद में कुर्सियां आगे पीछे होती रहेंगी। मेरे लिए इस चीज की कोई अहमियत नहीं है और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के आम आदमी के लिए भी कोई अहमियत नहीं है इसकी। डॉक्टर मारिया जरा बराबर नहीं है। आप देख लीजिएगा कि 8 मई में और 9 मई में क्या फर्क होगा। ठीक है, मंसूर लिहाज साहब आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं? मैं शबर साहब, मैं आपकी जो गुफ्तगू सुन रहा हूँ उसमें बड़ी एक पेसिमिस्टिक अप्रोच नजर आ रही है इन इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि जाहिर बात है हम इलेक्शन ट्रांसमिशन कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? नहीं कराने चाहिए इलेक्शंस? खत्म कर दें, इसी हुकूमत को कंटिन्यू करें? आपकी क्या राय है? जी सर। सवाल दोहरा दीजिएगा मंसूर लिहाज साहब। शबर साहब सुन सकते हैं आप मुझे? मेरी आवाज मेरे ख्याल में समर साहब नहीं जा रही। अगर आप यही क्वेश्चन उनको दे दें, आपने सुन लिया होगा। ठीक है, शबर जैदी साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, लगता है कोई टेक्निकल एरर आ गया है। इसी पे एक ब्रेक जाते हैं। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब का, उन्होंने हमें ट्रांसमिशन में ज्वाइन किया। नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मुआशी प्रोग्राम के वाले से सियासी जमातों के इंतखाबात की तरफ चुके हम बढ़ रहे हैं। बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। चूँकि हम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं और आजकल सियासी जमातों ने पूरे मुल्क के अंदर जलसे जुलूस रैली शुरू कर दी हैं। सियासी लीडरान के खिताब होते हैं और उसमें बड़े बड़े बुलंदबांग दावे होते हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम को महंगाई के चुंगल से निकाल लेंगे, पाकिस्तान में जो है दूध और शहद की नहरें बहेंगी, खुशहाली आएगी, तरक्की होगी। लेकिन 5 साल बाद वही सियासी जमात जो है वो जब जाती अपनी हुकूमत मुकम्मल करके तो महंगाई भी पहले वाली जगह पे नहीं होती बल्कि बढ़ के वो छोड़ के जाती है। डॉलर की कीमत की अगर हम बात करें, पेट्रोल डीजल की कीमत की बात करें, ओवरऑल जो इंडिकेटर्स हैं वो दावे कुछ और होते हैं, एंड पे निकलता कुछ और है। अब जो हम बात कर रहे हैं कि बहुत लिमिटेड फिजिकल स्पेस के अंदर जब सियासी जमातें कैंपेन कर रही हैं, इंतखाबात के बाद जब वो आएंगी, क्या ये सारे दावे पूरे कर पाएंगी या नहीं? मंसूर अली खान साहब, क्या आपको लगता है कि आगे जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि फिजिकल स्पेस बड़ी महदूद है, IMF का भी चेक है ऊपर और बाकी चीज़ें भी हैं। ये जो दावे बड़े बड़े किए जा रहे हैं इनमें से अमलन जो है इसका 10% भी लगता है कि कोई सियासी जमात शायद मुश्किल ही कर पाए। तमर साहब, मेरे ख्याल में जहां तक सियासी वादों की और कैंपेन का ताल्लुक है, जारी बात है उसको तो इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन मुझे ये लगता है, और जो मैं बात अब आपसे करने जा रहा हूं वो बैकग्राउंड डिटेल्स जो मेरी कहीं पे डिस्कस हुई हैं, वो लोग जो मैटर करते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, उसके मुताबिक मेरे ख्याल में एक लोहे की शील्ड जो है वो इस माशी मामलात के इर्द गिर्द बना दी गई है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इस पे कोई भी सियासी स्टेक होल्डर बीच में आए, कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर आए, कोई भी सियासी जमात आए, इसको छेड़ा नहीं जा सकेगा। मुझे लगता है ये है कि प्लान ये है। अब जाहिर बात है ये प्लान है, ये इम्प्लीमेंट हो सकेगा या नहीं हो सकेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन कहीं पे ये फैसला हो चुका है कि ये चंद ऐसी चीजें हैं, अगर जिसे हम कहते थे ना मिसाके मईशत, वो मिसाके मईशत तो नहीं कराया जा सकता, लेकिन चंद सुनहरी असूल हैं जो तय कर लिए गए हैं। इसके ऊपर अब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। बड़ा मुश्किल रास्ता है आगे, लेकिन इस रास्ते को अबूर करने के लिए चंद असूल तय कर दिए गए हैं और वो आने वाले महीनों के अंदर इलेक्शन के बाद। और एक और चीज भी चूंकि आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, मैं जानना चाह रहा हूं कि इंतखाबात के बाद अमूमन बहुत ज्यादा जलसे जुलूस, रैली, धरने, एहतजाज पूरे मुल्क में शुरू हो जाया करता है कि भाई धांधली हो गई। इस इलेक्शन में भी चूंकि बहुत ज़्यादा अभी शोर इलेक्शन से पहले ही मच गया है धांधली का, तो ये चीज़ें ज़ाहिर मैशत के लिए बड़ी नुकसानदेह होती हैं, ज़ाहिर कातिल होती है जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर होती है। उस वाले से भी कोई प्लान वगैरह सुना है, बन गया है कि भाई ये चीज़ें नहीं होगी इंतखाबात के बाद? मेरे ख्याल में इसका जवाब मैं इस तरह दूंगा कि कल रात को जो फैसला सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट से जिस किस्म की हवा चली है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि सब ठीक ही रहेगा। सड़कें क्लियर रहेंगी, एहतजाज, जलसा जुलूस, धरना, लॉन्ग मार्च, हड़तालें, दुकानें बंद करने के सिलसिले किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। यदि ये जो आर्गूमेंट हम देते हैं आजकल डॉक्टर मारिया के शफाफ इलेक्शन ना हुए तो फिर स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं आनी, सड़कें गर्म होंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है फिर? नहीं, तो फिर मेरा ख्याल है अगर जिस तरह मंसूर अगर कह रहे हैं, ऑब्वियसली अगर कोई कहीं से इंफॉर्मेशन उन्होंने उनके पास आई है, तो अगर ये फैसला कहीं और हो गया है कि ये नहीं करने देना और ये नहीं होने देना, तो फिर आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव। अवलीन जो तरजीह है वो मईशत ही होनी है अगले सेटअप के अंदर। मईशत है तो हम सब है ना, मईशत है तो ये फोकस बहुत ज्यादा है मईशत के ऊपर सारी चीजों से बढ़कर। तभी तो मेरा ख्याल है चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की जाती है, बट मेरा ख्याल है जहाँ ये फैसला हुआ है वहाँ उन्होंने शायद ये देख लिया कि ये पॉलिटिकल जमातें आपस में तो चीज़ें हल नहीं कर सकती, तो किसी और को ही चीज़ें जो है वो मैंडेट अपने हाथ में लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल है उस तरह फिर चीज़ें अब चलेंगी। सियासी जमातें भी ज़ाहिर है, सियासी जमातों का बहुत बड़ा लॉस है क्योंकि वो अपनी स्पेस खो रहे हैं और उन्होंने अपनी स्पेस कभी क्लेम ही नहीं की। लेकिन असल जो मसला मईशत वाला है, मईशत के ऊपर तो देखें एक अनफॉर्चुनेट हमें ये एक रियलिटी है कि एक दूसरे की टांगें जिस तरह से खींची गई हैं, कई अच्छे मुआशी फैसले हो सकते थे मिलके, लेकिन वो नहीं करने दिए गए, एक दूसरे की टांगें खींची गई। अगर वो सबको पाबंद कर दिया जाए भाई आप बाकी सियासत करें, मुआशी मामलात के ऊपर अपनी फैसला नहीं करें, हाँ मुल्क के लिए तो मेरे ख्याल से ये बेहतर है। इनफैक्ट बात ये है कि अगर कोई सर पे डंडा रख के भी करे ये पाकिस्तान के लिए। हमारे पास अभी लोग जो थे मईशत के हवाले से बात करने वाले, वो पार्टी की तरफ से कम थे, वो थे जो अब ज्यादा इंडिपेंडेंट माइंड है, मिफ्ता साहब हों या शब्बर साहब हों। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो अपना इनका मुआशी मंशूर भी है सियासी जमातों का, ये तो वो भी पूरा नहीं करते। खुद लिखते हैं मंशूर में एक अवाम को एक धोखा देने के लिए, जैसे जो जमातें प्रो प्राइवेटाइजेशन है वो भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं जाती। Exactly. तो ये बड़ा एक संगीन मसला है। और अगर इससे इस चीज से सियासी जमातें आपको लगता है बाज आ जाएंगी या प्राइवेटाइजेशन या जो चीजें उन्होंने खुद कमिट की हैं उसकी तरफ आ जाएंगी, तो आई थिंक अभी भी इसमें जिसे कहते हैं दिल्ली दूर है। मुज़म्मिल साहब फिर रावी चैन ही चैन दिखेगा फिर इलेक्शन के बाद? जी रावी आज भी मतलब मुआशी सूरत हाल के वाले नहीं, रावी आज भी चैन लिख रहा है। हाँ रावी तो पिछले आप देख लें
कब से चैन लिख रहा है? जब से अडियाला में 804 है तब से चैन लिख रहा है। बड़ा ही सुस्त किस्म का रावी है, बड़ा ही बायस किस्म का रावी है, चैन लिख रहा है। उसके बाद से आप देखें मुआशी एतबार से अगर हम बात जो डिबेट वाली चल रही है कि कोई पाकिस्तान ऐसी चीज नहीं होने दी जाएगी जो मईशत को डिस्टर्ब करने हैं, फोकस सारा मईशत होगा। अगले 2 साल में जो काम करने हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, मतलब यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं। हम PIA का ये 2030 तक नहीं रख सकते, स्टील मिल नहीं रख सकते, रेलवे नहीं रख सकते, रीजनल कनेक्टिविटी ये पाकिस्तान के मजमूई कर्जे से बड़ा कर्ज बनते जा रहे हैं स्टेट ओन्ड। तो अब ये देखना पड़ेगा कि प्राइवेटाइजेशन कौन कर सकता है, कौन सी जमात है जो प्राइवेटाइजेशन कर सकती है। फिर दूसरी बात है कि बिजली चोरी खत्म करनी है, सर्कुलर डेट खत्म करना है। अगर आपने इस वो भी प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा हुआ है, डिस्कोर्स को प्राइवेटाइज करना है, कौन कर सकता है। तो ये आप जब आप ये सब एजेंडा मार्केट में लाएंगे तो आपको इलेक्शन के रिजल्ट्स भी समझ आ जाएंगे कि कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। 90 में किया था, कौन अब करेगा? नहीं कर तो कोई भी सकता है। किए थे, अब तो वो किसने किया था, कौन अब करेगा? कौन प्राइवेटाइजेशन की तरफ? वहाँ पे भी पॉलिटिकल आपकी जो कैपिटल है वो आड़े आ जाता है। आपको याद है बहुत शुक्रिया, आसान हो जाता है ना। बहुत शुक्रिया मुसरुल निहाल साहब आपका, मुज़म्मिल साहब आपका, डॉक्टर मारिया और मौलाना आलम साहब आपका अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया ट्रांसमिशन के अंदर। नाज़रीन, ये सिलसिला जारी रहेगा हर इतवार की शाम 7 से 9 बजे तक। और सिर्फ मईशत नहीं, दीगर जो मामलात हैं, पानी का मसला है, खुराक का मसला है पाकिस्तान के अंदर, एग्रीकल्चर का शुबा है, दीगर तालीम, सेहत, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर सियासी जमातों के जो प्रोग्राम्स हैं उनका हम पोस्टमार्टम करते रहेंगे और उस पर हम डिस्कशन करते रहेंगे। फिल वक्त आज की इस ट्रांसमिशन में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।